हेलो। हाँ, तो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं फिर एक बार अपने यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप लोगों ने देखा था कि लास्ट क्लास में हम लोग क्लास 12 की फ़िज़िक्स पढ़ रहे थे। फिज़िक्स में जो चैप्टर था हमारा वैद्युत धारा तथा चालन था। वैद्युत धारा तथा चालन में हम लोग करंट के बारे में पढ़ रहे थे। उसमें लास्ट हेडिंग जो हम लोग पढ़े थे कि एक हीटर के तार से कम समय में जल को कैसे गर्म करते हैं। हम लोग ठंडक में क्या करते हैं, हीटर लाते हैं दुकान से और हीटर के तार से ही हम लोग क्या पानी को गर्म करते हैं, नहाने में आसानी रहती है। तो उस हीटर के तार से पानी को कम समय में कैसे गर्म कर सकते हैं, आइए इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करते हैं। अगर हमारी इस वीडियो पर आप नए हों तो वीडियो को लाइक कीजिए, थोड़ा सा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि जो आपके दोस्त हैं उनको भी इस बेहतरीन कंटेंट का बेनिफिट मिल सके। हम कुमार मित्तल की बुक से एक एक थ्योरी और एक एक न्यूमेरिकल कराऊंगा। क्लियर, बात समझ में आ रही? तो आप लोग अपनी फेयर कॉपी निकाल लीजिए और मेरे साथ हेडिंग लगाइए आज की हीटर के तार से कम समय में कैसे जल को गर्म करते हैं। ये लास्ट लेक्चर में हम लोग समझा चुके थे, फिर से इस पर हम डिस्कशन करते हैं, फिर इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। क्लियर, तो आज की हेडिंग लगाइए सभी लोग, हीटर के तार से कम समय में कैसे जल को गर्म करते हैं। अगर हमारी इस वीडियो पर आप नए हो तो पहले पुरानी वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि ये जो आज की वीडियो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसमें सिर्फ हम ये बताएंगे कि जो आपके कुमार मित्तल की बुक में न्यूमेरिकल हैं, उन न्यूमेरिकल्स में जो फार्मूले यूज होंगे वो फार्मूले कहाँ से आएंगे। आज की क्लास में बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली क्लास है। आज की क्लास में हम इन्हीं फार्मूलोस पर चर्चा करेंगे कि फार्मूलेस कैसे बनते हैं, हम कुमार मित्तल की बुक से कैसे न्यूमेरिकल को सॉल्व कर पाएंगे। क्लियर हुई? तो आज की हेडिंग लगाइए, हीटर के तार से कम समय में कैसे जल को गर्म करते हैं। देखिए, कल एक फार्मूला हमने बताया था जब वैद्युत ऊष्मा पढ़ा था, क्या लिखा था V²T/4.2R। ये हमने कल फार्मूला पढ़ा था। बात समझ में आ रही? अच्छा देखो, इधर इसकी मल्टीप्लाई करा लें तो ये हो जाएगा H4.2, ये हो जाएगा R, ये हो जाएगा V²T। क्लियर हो रही बात? इस V को हम इसके भाग में ले आए तो ये हो जाएगा H4.2R अपॉन में V² = T। क्या हो जाएगा? T। अच्छा देखिए हम क्या करते हैं, जल के लिए क्या लिखते हैं, जल के लिए। बात किसके लिए की जा रही है, जल के लिए। ठीक, जल के लिए देखिए, अगर हम 4.2 को क्या कर दें, कांस्टेंट कर दें। बात समझते जाना, क्या कर दें, नियत कर दें। ठीक, H को भी हम लोग क्या कर दें, कांस्टेंट कर दें, नियत कर दें। मतलब तो हमारे पास जो प्रतिरोध है, जो प्रतिरोध हीटर का है, हीटर के तार का जो प्रतिरोध है उसको भी क्या कर दे, कांस्टेंट कर दे। तो हमें देखिए यहाँ से एक फार्मूला मिल रहा है T इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/V²। समझ में बात आ रही? T इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/V²। इसका मतलब क्या है, अगर हमारे पास समय और विभव वोल्टेज के रिलेशन में हमें इसको पढ़ने को मिल रहा है। अब इसको पढ़ते क्या है, जैसे लिखा है T व्युत्क्रमानुपाती 1/V²। अगर यहाँ से समय, अगर हमारे पास समय कम है, क्या है, समय कम है, तो जो वोल्टेज को क्या करना पड़ेगा मेरे भाई, वोल्टेज को ज़्यादा करना पड़ेगा। तो V को क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा। बात समझ में आ रही? देखो यहाँ पे हमने हेडिंग जो लिखाई, हीटर के तार से कम समय में जल को कैसे गर्म करेंगे। तो हमारे पास अगर समय है, कम समय में वोल्टेज को क्या कर दो, ज़्यादा कर दो। वोल्टेज को ज़्यादा कर दो तो पानी आसानी से क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? इससे हमसे मतलब नहीं, हमें सिर्फ ये कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। इससे नहीं मतलब, हमें ये कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। ये कॉन्सेप्ट हमारा कहता है अगर समय कम है, अगर समय कम है तो वोल्टेज को क्या कर दो, ज़्यादा कर दो। वोल्टेज को बढ़ा दो तो कम समय में पानी क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। क्लियर होगी? अच्छा, समय अगर ज़्यादा है, अगर टी क्या है, ज़्यादा है, अगर ज़्यादा है तो V को क्या कर दो, कम। मतलब V अपने आप कम हो जाएगा। अगर आपने वोल्टेज क्या कर दिया, ज़्यादा हो जाएगा, तो समय अपने आप कम हो जाएगा। समय अपने आप कम लगेगा पानी को गर्म करने में। अगर आपने वोल्टेज क्या किया, कम कर दिया, तो समय ज़्यादा लगेगा, पानी गर्म करने में ज़्यादा लगेगा। बात समझ में आ रही भाई? आपने क्या किए, गैस सीधी सी बात है, आप लोग गर्म करते हैं पानी, गैस पे गर्म करते हैं ठंडक में नहाने के लिए, तो गैस को धीरे धीरे बढ़ाओ, मतलब गैस को धीरे धीरे कम कर दो, उसका वोल्टेज कम कर दो, तो पानी गर्म होने में ज़्यादा समय लगेगा। बात समझ रही? और गैस को थोड़ा सा बढ़ा दो तो पानी क्या हो जाएगा, जल्दी गर्म हो जाएगा, कम समय में गर्म हो जाएगा। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी है, हमें पानी को गर्म करना है, कैसे करना है, तो वोल्टेज को बढ़ा दो तो समय क्या हो जाएगा, कम लगेगा। क्लियर हुई बात कि नहीं?
इससे हम एक न्यूमेरिकल करते हैं, देखते हैं कैसे न्यूमेरिकल पूछता है बोर्ड में, आइए समझते हैं। हाँ, इससे एक और फार्मूला हम बना सकते हैं। देखिए लिखा है अगर T1 इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/V1² कर दें, इसको समीकरण क्या मान लें, फर्स्ट मान लें, ठीक है। अगर हम यहाँ से T2 = लिखते हैं इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/V2², ये समीकरण क्या मान लें, सेकंड मान लें, ठीक है। समीकरण फर्स्ट को समीकरण सेकंड से क्या कर लें, भाग दे दें, तो मिलेगा क्या मेरे भाई, मिलेगा T1/T2 = 1/V1², 1/V2², ठीक है। तो ये हो जाएगा T1/T2 हो जाएगा, देखिए 1/V1² हो जाएगा, ये दूसरा पद इसके स्थान पे आ जाएगा और ये कहाँ चला जाएगा, इसके स्थान पे चला जाएगा, तो V2² 1 हो जाएगा। तो T1 क्या हो जाएगा, T2 = V2² ये एक और फार्मूला मिला किस किस के बीच, समय और वोल्टेज के बीच। क्लियर हुई बात। ये भी एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला है। इन सब फार्मूले जो मैं बना रहा हूँ, आज की क्लास हमारी सिर्फ फार्मूलेज मेकर पर रहेगी। फार्मूले जो हम बनाएंगे वो सब फार्मूले यूज होंगे आपकी कुमार मित्तल की बुक में जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। क्लियर हुई बात। हाँ, नोट कीजिए। तब तक हम एक क्वेश्चन लिखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखते हैं। जब घर का वोल्टेज, क्वेश्चन हमारा है, जब घर का वोल्टेज 220 वोल्ट है, कितना है, 220 वोल्ट है, तो हीटर द्वारा जल को गर्म करने में 4 घंटे समय लगता है, 4 घंटे समय लगता है, ठीक है। घर का वोल्टेज कितना कर दें, घर का वोल्टेज कितना कर दें, ठीक है, ताकि वही जल की मात्रा 1 घंटे में गर्म हो जाए, देखिए क्वेश्चन कितना बेहतरीन क्वेश्चन कह रहा है। हाँ, नोट हो गया। इधर देखते हैं, एक मिनट जस्ट थोड़ा सा। हाँ ठीक है, सब दिख रहा है अच्छे से। हाँ ठीक। हाँ देखिए क्या कह रहा है, जब घर का वोल्टेज 220 वोल्टेज था, मतलब V1 की वैल्यू क्या है हमारे पास भाई, 220 वोल्ट, ठीक है। वोल्टेज 220 वोल्टेज था, तो हीटर द्वारा जल को गर्म करने में 4 घंटे का समय लगता था। जो T1 है वो कितना है, 4 घंटे है, ठीक है। कह रहा 4 घंटे लगता था। घर का वही वोल्टेज कितना कर, मतलब घर का वोल्टेज कितना करते हैं, मतलब V2 हमसे क्या कर रहा है, पूछ रहा है, V2 पूछ रहा है, ताकि वही जल की मात्रा 1 घंटे में गर्म हो जाए। जो T2 की वैल्यू है वो कितना है, 1 घंटे है, ठीक। अभी भी देखो हमने फार्मूला निकाला है, T1/T2 = V2²/V1²। क्या है, V2²/V1²। क्लियर हो रही बात कि नहीं क्लियर हो रही, देखिए भाई। हाँ, लिखेंगे फार्मूला, T1/T2 = V2²/V1², ठीक। T1 कितना है भाई, T1 है 4 और T2 क्या है, 1 घंटे। V2² की वैल्यू हमसे पूछ रहे हैं, ठीक। और T2² कितना है, ये 220 गुणे हम 220, इसको 2 बार में लिख देते हैं, क्योंकि हमसे क्या पूछ रहे हैं भाई, V2² की वैल्यू कितनी है, 220 वोल्टेज है। या तो आप इसको ऐसा लिख लो, अगर ऐसा ना लिख लो, कैलकुलेशन को हल करने का एक तरीका मैं बता रहा हूँ। इसको 220 का हम होल स्क्वायर लिख देते हैं, सीधे सीधे। बात समझ में आ रही, देखिए ज़रा समझिएगा। ये स्क्वायर हटेगा, इधर अंडर लग जाएगा, तो ये हो जाएगा 4/1, ये हो जाएगा V2/में 220 वोल्ट, ठीक। ये हो जाएगा 2, नीचे हो जाएगा 1, ये हो जाएगा V2, ये हो जाएगा 220 वोल्ट। इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, तो V2 की वैल्यू जो आई 2 गुणे 220 वोल्ट, ठीक। तो V2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 0। तो 440 वोल्ट का कर दो, तो पानी कितने समय में गर्म हो जाएगा। अब ज़रा समझो, वोल्टेज कितना था, 220 वोल्ट था, कितना था, 220 वोल्ट था, तो समय कितना लग रहा था, 4 घंटे। पानी को गर्म करने में समय कितना लग रहा था, 4 घंटे। अब वोल्टेज कितना हो गया, 440, मतलब वोल्टेज को आपने बढ़ा दिया। क्या कर दिया, देखो ज़रा समझो, वोल्टेज को आपने बढ़ा दिया तो समय क्या लगेगा, 1 घंटा।
कितना लग रहा है 1 घंटा, जहाँ 4 घंटे लग रहा था वहाँ समय कितना लग रहा है 1 घंटे। बात समझ में आ रही? नोट कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फटाफट नोट कीजिए भाई फटाफट नोट कीजिए थोड़ा सा। हाँ, 440 वोल्ट का समय वोल्टेज लगेगा। नोट हो गया भाई, थोड़ा सा नोट करते रहिए जल्दी जी। एक और क्वेश्चन करा दें हम, देखिए क्वेश्चन और लिखते हैं। नोट करते रहिए ज़रूर, फिजिक्स नोट के ही समझी जा सकती, लिख के ही समझी जा सकती, सुनी नहीं जाती है फिजिक्स, ठीक है। देखिए भाई 220 वोल्ट के विभव पर, क्वेश्चन है 220 वोल्ट के विभव पर कोई तार जल को गर्म करने में 6 घंटे समय लेता है। 6 घंटे समय लेता है। 880 वोल्ट पर वही तार कितने समय में जल को गर्म कर देगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन। अब यहाँ पर आपसे पूछ रहे हैं समय, कितने समय में जल को गर्म कर देगा। देखो V1 की वैल्यू हमारे पास दे रखी है 220 वोल्ट, ठीक है। हाँ, जो समय यहाँ पर ले रहे हैं वो 6 घंटे का ले रहे हैं, और जो V2 है वो कितना है 880 वोल्ट का है। तो आपसे T2 की वैल्यू पूछ रहे हैं कितना समय लेगा। क्लियर हुई बात? देखिए T1 अपॉन T2 इज इक्वल टू V2 स्क्वायर अपॉन में V1 स्क्वायर। क्या? V1 स्क्वायर। देखो दोनों पर हम स्क्वायर कर देते हैं, ऐसे ज़्यादा बात समझ में आएगी, क्योंकि दोनों पर स्क्वायर लगा है तो दोनों का होल स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, देखिए T1 कितना है, T1 है 6 घंटे, और T2 हमसे पूछ रहे हैं। V2 की वैल्यू 880 है और 220 है, ठीक का होल स्क्वायर। देखो 0 से 0 कर दो, 11 दूनी 22, 11 अट्ठे 88। बात समझ में रही? 11 दूनी 22, 11 अट्ठे 88, 2 एक कम 2, 2 चौकी 8, तो हो गया 6/T2 हो गया। ये कितना हो गया? ये 4 का स्क्वायर हो गया। बात समझ में नहीं? क्या हो गया? 4 का स्क्वायर हो गया। तो 6 कितना हो गया? T2 हो गया, बराबर 4 चक्कू 16 हो गया। काट दो, 2 3 6 हो गया, 2 अट्ठे 16 हो गया। ठीक, तो 3/T2 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 8। नीचे एक मान लो क्रॉस मल्टीप्लाई करा लो, तो 8T2 इज इक्वल टू 3 हो गया। तो T2 इज इक्वल टू 3/8 घंटे का समय लगेगा। बात समझ में आ रही? 3/8 घंटे का क्या लगेगा मेरे भाई? समय लगेगा इस पानी की मात्रा को गर्म करने में। बात समझ में आ रही? हाँ, नोट कीजिए भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फटाफट नोट कीजिए। आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़बरदस्त है, सब फार्मूलों पर आधारित क्लास है। हाँ ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग लगाना, हीटर के तार की लंबाई बदलकर। देखिए अभी हम क्या कर रहे थे, हीटर के तार से कम समय में पानी को कैसे गर्म कर रहे थे। अब हीटर का तार अगर लंबा है, मान लो हीटर का तार जैसे ये होता है, देखिए ऐसे कुछ हीटर का तार होता है ऐसे। अब इसकी लंबाई हमने क्या कर दी? बदल दी, इसकी लंबाई को कम कर दिया। तब पानी कम करने पर पानी कितने समय में गर्म हो जाएगा। ये हीटर ऐसे कुछ बनता है, आप लोगों ने देखा होगा। तो हेडिंग लगाना आज, हीटर के तार की लंबाई बदलकर। हीटर के तार की लंबाई बदलकर कम समय में, क्या? कम समय में जल गर्म करना। बात समझ में आ रही है? क्या? जल गर्म करना है। थोड़ा सा देख लीजिए, उसमें लिख दिया हमने, कोई दिक्कत नहीं। हीटर के तार से कम समय में जल को कैसे गर्म करते हैं, आइए देखते हैं। जैसे हमने क्या किया, अभी अभी फार्मूला हमने लिया था H इज इक्वल टू 4.2 T अपॉन में V स्क्वायर। क्या था? V स्क्वायर T अपॉन में 4.2 R था। क्या था? 4.2 R था। ठीक, अच्छा देखिए लास्ट क्लास में हमने
आपको पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था, R इक्वल टू रो एल अपॉन में ए। क्या पढ़ाया था, रो एल अपॉन में ए। तो जहाँ R है वहाँ पे हम रख देते हैं, तो H इक्वल टू वी स्क्वायर टी अपॉन में 4.2 R के स्थान पे रो एल अपॉन में ए। ये ए कहाँ चला जाएगा, तीसरे पद के गुणे में चला जाएगा, तो वी स्क्वायर टी इंटू में ए हो जाएगा, ये हो जाएगा 4.2, ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। ठीक, नहीं सॉरी, यहाँ पे रो एल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रो एल हो जाएगा। बात समझ में आ रही, बोलिए यहाँ तक किसी को कोई कन्फ्यूजन, यहाँ तक किसी को कोई कन्फ्यूजन, नो कन्फ्यूजन। ठीक, कम समय में जल को कैसे गर्म करना। अब देखिए यहाँ पे जो हेडिंग पड़ी है, तार की लंबाई और समय, मतलब तार समय क्या है यहाँ पे टी हो जाएगा और लंबाई क्या हो जाएगी मेरे भाई एल। इन दोनों में हमें क्या निकालना है, रिलेशन निकालना है। तो देखते हैं कैसे करते हैं। इसकी इधर गुणा कराएंगे तो 4.2 हो जाएगा, रो एल हो जाएगा और इनटू में क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा, इज इक्वल टू वी स्क्वायर टी हो जाएगा और ए हो जाएगा। अच्छा ज़रा समझो, देखिए ये 4.2 रो एल एच अपॉन में हम वी स्क्वायर लिख लें और ए लिख लें, इज इक्वल टू क्या लिख लें, टी लिख लें। बात समझ में आ रही। अच्छा देखो, ठीक, इतनी बात समझ में आई। अब देखो यहाँ पर हम क्या करते हैं, जल गर्म करने के लिए हम क्या करेंगे, क्या, जल गर्म करने के लिए 4.2 ऑलरेडी कांस्टेंट, ठीक है, और रो इज कांस्टेंट, ठीक है, हाँ, एच इज कांस्टेंट, क्लियर हो रही बात नहीं, वी स्क्वायर इज कांस्टेंट, ठीक है, ए एरिया इज कांस्टेंट। बात समझ में आ रही, सब तो कांस्टेंट हो गया, बच क्या रहा, देखिए बच रहा है टी, क्या बच रहा है, टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एल, क्या बच रहा है, टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एल, मतलब टी अनुक्रमानुपाती क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा। बात समझ में आ रही। अच्छा सब नियत हो जाएगा, तो टी और एल के बीच हमें रिलेशन लाना है, क्या लाना है, टी और एल के बीच रिलेशन लाना है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास समय कम है, अगर हमारे पास समय कम है, देखिए अगर हमारे पास समय क्या है, कम है, तो लंबाई को क्या कर दो, मतलब जो लंबाई होगी वो भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगर समय कम है तो लंबाई को कम कर दो, तार पानी अपने आप क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। बात समझ में आ रही। या लंबाई कम है, अगर तार की लंबाई कम है तो समय क्या लगेगा, कम लगेगा। इसको ऐसे लिखिए, ज़्यादा समझ में आएगा। अगर लंबाई कम है, ठीक है, तार की लंबाई क्या है, कम है, तो मेरे भाई जो समय होगा वो भी कम ही लगेगा। बात समझ में आ रही। अगर लंबाई कम है, तार की लंबाई कम है, तो समय क्या लगेगा, कम लगेगा। अगर लंबाई ज़्यादा है, अगर लंबाई ज़्यादा है तो जो समय होगा वो भी क्या हो जाएगा मेरे भाई, वो भी ज़्यादा लगेगा। क्लियर हुई बात कि नहीं, बताओ बात समझ में आ रही कि नहीं समझ में आ रही। एक फार्मूला यहाँ से सुंदर बनाते हैं हम। देखिए अगर T1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हम क्या ले लें, L1 समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं। अगर T2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या लिख लें, L2 लिख लें, समीकरण सेकंड मान लेते हैं। समीकरण फर्स्ट को समीकरण सेकंड से क्या कर दे, भाग दे दे, तो यहाँ पे मिलेगा T1 अपॉन T2 इज इक्वल टू L1 अपॉन L2। क्लियर हुई बात। ये सुंदर फार्मूला है, ये क्या है, सुंदर सा फार्मूला है। नोट करते रहिए मेरे साथ, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास की है आज की क्लास, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मज़ा ना आए तो पैसा वापस, हाँ पैसा वापस, मज़ा ना आए पैसा वापस। देखिए एक न्यूमेरिकल लिखते हैं, क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन हमारे पास क्या कह रहा है, जब किसी हीटर के तार की लंबाई, क्वेश्चन है जब किसी हीटर के तार की लंबाई 80 सेंटीमीटर, क्या 80 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर है, तो वह जल को गर्म करने में, तो वह जल को गर्म करने में 4 घंटे समय लेता है। क्या लेता है, 4 घंटे समय लेता है। लंबाई कितनी कर दें, क्वेश्चन ये कह रहा लंबाई कितनी कर दें, लंबाई कितनी कर दे कि जल को गर्म करने में 1 घंटे समय ले, कि जल को गर्म करने में
1 घंटे का समय लगे। ये क्वेश्चन कह रहा है, ज़रा समझिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है जब किसी हीटर के तार की लंबाई 80 सेंटीमीटर है, कितनी है 80 सेंटीमीटर है, तो वह जल को गर्म करने में 4 घंटे समय लेता है। कह रहा है लंबाई कितनी कर दें, लंबाई को कितनी कर दें कि वही जल 1 घंटे में क्या हो जाए, गर्म हो जाए मेरे भाई, क्या हो जाए, गर्म हो जाए। अच्छा देखिए L1 की वैल्यू क्या दे रखे हैं 80 सेंटीमीटर, ठीक है। L1 की वैल्यू क्या दे रखे हैं 80 सेंटीमीटर, समय T1 क्या है 4 घंटे, ठीक, और T2 क्या है भाई 1 घंटे। यही तो कह रहा है। फार्मूला भी क्या निकाला है T1/T2, क्या निकाला है T1/T2, है ना। तो T1/T2 इक्वल टू L1/L2 हो जाएगा, ठीक। T1 की वैल्यू क्या है 4 है और T2 की वैल्यू 1 है। L1 की वैल्यू कितनी है 80 है और L2 हमसे पूछ रहा है कितना हम चेंज कर दें कि पानी क्या हो जाए, जल्दी गर्म हो जाए। तो 4 कम 4, 4 दूनी 8 हो जाएगा, तो हो जाएगा 1/1 20/L2 हो जाएगा, ठीक। क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो तो L2 की जो वैल्यू आई है वो 20 सेंटीमीटर, मतलब लंबाई घटाकर कितनी कर दो 20 सेंटीमीटर कर दो, तो पानी की वही मात्रा 1 घंटे में क्या हो जाएगी, गर्म हो जाएगी। क्लियर हो रही बात कि नहीं, बात समझ में आ रही। जहाँ 40 सेंटीमीटर का आप तार लगाते थे वहाँ पर सिर्फ 20 सेंटीमीटर का तार लगा दो, पानी कम समय में गर्म हो जाएगा। और कितने घंटे में, 1 घंटे में। जहाँ पे 4 घंटे लगते थे वहाँ पर क्या लगेगा, 1 घंटे पानी गर्म होने लगेगा। बात समझ में आ रही। पानी की मात्रा कितनी भी हो, पानी की मात्रा से बात नहीं की जा रही, ठीक है। हाँ, बात समझ में आ रही। बोलिए भाई, नोट कीजिए, फटाफट नोट कीजिए। नोट कीजिए भाई। ठीक है, हाँ, नोट हो गया। नोट कीजिए, फटाफट नोट कीजिए। नेक्स्ट हेडिंग लगाइए मेरे साथ। कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, नोट पॉइंट के रूप में लिख सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको कहीं पढ़ने को नहीं मिल सकती, मैं ये कह सकता हूँ। हेडिंग लगाइए, 2 तार में एक तार, ऐसे लिखिए हेडिंग, 2 तारों में एक तार T1 में, क्या लिखेंगे, 2 तारों में एक तार T1 समय, क्या T1 समय में जल गर्म करें, समय में जल गर्म करें, ठीक है। हाँ, वह हेडिंग है, हेडिंग इतनी बड़ी है। वह दूसरा तार T2 समय में, वह दूसरा तार T2 समय में जल गर्म करें। ये हेडिंग है मेरे भाई, बहुत इंपॉर्टेंट हेडिंग है। देखिए ज़रा हेडिंग समझिए। कह रहे हैं 2 तार हमारे पास है, क्या, एक तार हमारे पास ये है, कुछ तार भाई ऐसे बनता है, और दूसरा तार ये है। ये क्या तार कर रहा है, जल की मात्रा को T1 समय में गर्म करता है, और ये क्या करता है T2 समय में जल की मात्रा को गर्म करता है। ठीक है, बात समझ में आ रही। ये तार 1 है और ये तार क्या है 2 है। क्लियर हो रही। अब देखो हमें करना क्या है, 2 तार हैं, दोनों तारों को हम क्या करें कि जल जल्दी से गर्म हो जाए, उसके बारे में हमें आपको बताना है क्या करना चाहिए। तो देखिए इसके हम 2 केस बताएंगे भाई। इसके क्या करेंगे, केस 2 बताएंगे। केस फर्स्ट क्या है पहले उस पर समझते हैं, केस क्या है उस पर समझते हैं। जो 2 तार हैं, इन दोनों तारों को हम क्या कर दें, श्रेणी क्रम में जोड़ दें। ठीक, दोनों तारों को श्रेणी क्रम में जोड़ दें। क्या कर दें, श्रेणी क्रम में जोड़ दें। ठीक है, दोनों तारों को श्रेणी क्रम में क्या कर दें, जोड़ दें। अच्छा, श्रेणी क्रम में कैसे जोड़ते हैं, देखिए ये हमने पहला लिया, ये इसका प्रतिरोध मान लेते हैं R1 और समय क्या है T1। दूसरा हम एक लेते हैं प्रतिरोध,
इसका प्रतिरोध मान लेते हैं R2, समय क्या लेते हैं T2। बात समझ में आ रही, समय क्या लेते हैं T2 लेते हैं, ठीक। और एक तीसरा प्रतिरोध, हमें इन दोनों तारों को श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो हमें एक तीसरा प्रतिरोध मिलेगा, तीसरा प्रतिरोध हाँ मिलेगा, जिसका प्रतिरोध मान लेते हैं R है, और समय यहाँ पर हमें बताना है समय क्या लगेगा इन तारों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर, कितना समय प्राप्त होगा, ये हमसे पूछ रहे हैं कितना समय प्राप्त होगा इन दोनों तारों को एक श्रेणी क्रम में जोड़ दें तो जल कितने समय में गर्म हो जाएगा, ये बात क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है। बात समझ में रही। अच्छा देखिए H = V² T/4.2R, ये हमें क्या मिला है, ये हमें फार्मूला मिला है। अच्छा देखिए R को अगर यहाँ लिख दें तो V² T/4.2H लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बोलो लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, अरे बताओ भाई लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। अगर यहाँ पर हम क्या करें, अगर हम क्या करें यहाँ पर R1 मान लें, इसे क्या मान लें T1 मान लें, ठीक, इसे क्या मान लें T1 मान लें, और इसको समीकरण क्या मान लें फर्स्ट मान लें। देखिए R2 के लिए देखें तो V² हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा T2 हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा 4.2H हो जाएगा, इसको क्या मान लें समीकरण सेकंड मान लेते हैं, ठीक। अगर R3 के लिए देखें तो ये हो जाएगा V², ये हो जाएगा T3/4.2, ये हो जाएगा ये क्या हो जाएगा H हो जाएगा। बताओ बात समझ में आ रही। ये तीन समीकरण हमने मानी है, ठीक, तीन समीकरण मानी है, और तीनों समीकरणों को हमने क्या किया है श्रेणी क्रम में जोड़ा है। क्या श्रेणी क्रम में जोड़ा है, तो श्रेणी क्रम के लिए है ना, किस में जोड़ा है श्रेणी क्रम में, तो श्रेणी क्रम के लिए क्या होता है, ये होता है R = क्या होता है R = R1 + R2 + R3, जितने भी हमने प्रतिरोध लिए हैं। तो R के स्थान पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, यही मतलब अभी हमने बताया था। इसको अगर देखें तो थोड़ा सा ये भी लिख सकते हैं R = ये हो जाएगा V² T/4.2H। देखिए इस वाले R के स्थान पे ये वाली वैल्यू तो हो जाएगा V² T/4.2H हो जाएगा, क्लियर हो जाएगी। R1 के स्थान पे क्या लिखेंगे V² T1/4.2H हो जाएगा, प्लस V² T2/4.2 क्या हो जाएगा H हो जाएगा, प्लस V² T3, ठीक है, /4.2 क्या हो जाएगा H हो जाएगा। देखिए V² 4.2H सब में से क्या कर लो कॉमन कर लो, क्या कर लो कॉमन कर लो, तो मिलेगा V² 4.2H, अंदर क्या बच रहा है, अंदर बच रहा है T1 प्लस का क्या बच रहा है T2, क्या बच रहा है T2 है ना, प्लस क्या बच रहा है T3 बच रहा है। बात समझ में आ रही, यही तो बच रहा है। देखिए V² 4.2H, V² 4.2H कैंसिल हो जाएगा, तो मिले क्या गया T = T1 + T2 + T3, ठीक है, प्लस डैश। ऐसे ही हम क्या करेंगे, इन दोनों तारों को, जो हमारे पास दो तार थे, इन दोनों तारों को श्रेणी क्रम में जोड़ दो, श्रेणी क्रम में क्या कर दो जोड़ दो, तो पानी क्या हो जाएगा आसानी से हम लोग क्या कर सकते हैं गर्म कर सकते हैं। ये तो केस एक हो गया, ये तो केस श्रेणी क्रम में हमने जोड़कर बताया, क्या बताया श्रेणी क्रम में जोड़कर बताया पानी को कैसे गर्म करते हैं। मान लो अगर आपसे पूछ दे कि समांतर क्रम में बताओ, किसमें समांतर क्रम में, तो वो देखो क्या आ जाएगा भाई श्रेणी क्रम में हम जोड़कर बता सकते हैं पानी कैसे गर्म होगा। अब देखिए केस नंबर 2, केस नंबर 2 क्या लिखेंगे, दोनों तारों को समांतर क्रम में जोड़ दो, क्या लिखेंगे यदि तार, ऐसे लिखो यदि तार समांतर क्रम में जुड़े हों, समांतर क्रम में क्या हो जुड़े हों, ठीक है, किस में जुड़े हों समांतर क्रम में। अच्छा समांतर क्रम में जुड़े होंगे तो हमें मिलेगा क्या, देखिए समांतर क्रम में जुड़े होंगे तो क्या मिलेगा H = क्या फार्मूला है V² T/4.2R, क्या है H = V² 4.2R है। बात समझ में आ रही, क्या है R है। क्लियर हुई बात कि नहीं क्लियर हुई, बोलो भाई बात क्लियर हुई कि नहीं क्लियर हुई। हाँ बताओ भाई बात समझ में आ रही नहीं समझ में आ रही, बोलो बात समझ में आ रही नहीं समझ में आ रही। अच्छा ठीक है, देखिए अगर हम क्या करें यहाँ से R निकालते हैं, यहाँ से R निकालते हैं तो V² T/ में क्या लिखेंगे 4.2H लिखेंगे, क्या लिखेंगे 4.2H लिखेंगे। अगर यहाँ से हम R1 निकालते हैं तो क्या लिखेंगे V²
टी अपॉन में 4.2h लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 4.2h लिखेंगे। तो इसको हम क्या मान लें? T1 मान लेते हैं। ठीक, इसको R2 के लिए देखेंगे तो v² T2 अपॉन में 4.2h लिखेंगे। ठीक, दो ही मान लेते हैं, कोई ज़रूरी ज़्यादा नहीं हमसे। ठीक, अच्छा बात की जा रही है समांतर क्रम के लिए। ठीक है, समांतर क्रम में, अच्छा समांतर क्रम में जो प्रतिरोध जुड़े होते हैं वो किस फॉर्म में जुड़े होते हैं? 1/, समांतर क्रम के लिए हमने बताया था, लास्ट क्लास में बताया था, प्रतिरोधों का समांतर क्रम और श्रेणी क्रम। जो श्रेणी क्रम कंडीशन होती है वो होती है R = R1 + R2 + R3, और समांतर क्रम कंडीशन जो होती है 1/R, 1/R1 + 1/R2। ठीक है, अगर हमारे पास और भी प्रतिरोध हैं तो हम उनको आगे भी जोड़ते चले जाएंगे। तो 1/R, R की वैल्यू क्या है भाई? ये है v² T अपॉन में 4.2h। ठीक है, हाँ 1/R1 के स्थान पे क्या लिखेंगे? v² T1 अपॉन 4.2h लिखेंगे, प्लस 1/v² T2 अपॉन में 4.2h लिखेंगे। ये तीसरा पद सबके गुणे में चला जाएगा तो हो जाएगा 4.2h अपॉन में v² T। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4.2h अपॉन में v² T1। ठीक है, प्लस का हो जाएगा 4.2h अपॉन में v² T2। देखिए सब में से v², सब में से 4.2h अपॉन में v² कॉमन कर लो, इनटू में क्या लिख दो? 1/T लिख दो। ठीक है, तो हो जाएगा 4.2h हो जाएगा v², सब में से कॉमन कर लो तो 1/T1 प्लस का 1/T2। ठीक है, ये मिलेगा हमें। देखिए ये दोनों क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएगा। तो 1/T = 1/T1 प्लस 1/T2। ठीक, ये हमारे पास क्या मिला है? समांतर क्रम कंडीशन मिली है। दो केस हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। इन दोनों केसों से खूब क्वेश्चन झमाझम पूछे जाते हैं, जमकर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नोट कीजिए इतनी सी बात आप लोग। हो गया नोट? हो गया नोट भाई? अगर इन तारों को समांतर क्रम में बाय फिगर के द्वारा दिखाना हो तो कैसे दिखाएंगे? देखो हम बता रहे हैं। थोड़ा सा ड्राइंग हमारी बहुत भाई ख़राब है, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? ये हो जाएगा R1 हो जाएगा, ये हो जाएगा T1 हो जाएगा, ये R2 हो जाएगा, ये T2 हो जाएगा। ठीक, ये हम इसके लिए डायग्राम बना सकते हैं। सुंदर सा डायग्राम है, हंसने वाली बात नहीं है। हाँ ठीक है, हो गया नोट? नोट कीजिए, अच्छा फटाफट नोट कीजिए। ठीक है, हो गया नोट? नोट करते रहिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है आज की क्लास। सिर्फ फार्मूले ही बनाएंगे। कहाँ से फार्मूले बने हैं ये हम आपको सिखाएंगे, कहाँ से फार्मूले बने हैं। ठीक है, देखिए नेक्स्ट नोट पॉइंट 3, अगला जो भी है आप लिखते जाना। अगली हेडिंग लिखना श्रेणी क्रम में ऊष्मा की गणना। श्रेणी क्रम में ऊष्मा की गणना, ऊष्मा की गणना, श्रेणी क्रम में ऊष्मा की गणना कैसे करते हैं देखते हैं। जैसे अभी अभी फार्मूला बताया था H = v² T अपॉन में 4.2R, 4.2R। ये हमने अभी भी आपको फार्मूला बताया है। क्या बताया है? ये फार्मूला बताया है। देखिए तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं v² T = H, क्या लिखेंगे? H गुणे 4.2R। ठीक, देखो यहाँ से हम क्या कर लें, v को क्या कर दे? कांस्टेंट कर दे। ठीक है,
यहाँ से h को भी हम लोग क्या कर दें, कांस्टेंट कर दें, ठीक है। 4.2 ऑलरेडी कांस्टेंट, तो मिल क्या रहा, t डायरेक्टली प्रोपोर्शनल r। क्या मिल रहा है, t डायरेक्टली प्रोपोर्शनल r। इसका मतलब है समय हमारे पास अगर ज़्यादा है, क्या है, t को इस बार हमें करो क्योंकि हमें उष्मा बतानी है, तो इसलिए t को कांस्टेंट करो, h को यहाँ पर लाओ, ठीक है, क्योंकि हमें बताना है उष्मा की गणना बताना है। अगर हमारे पास देखिए, अगर हमारे पास प्रतिरोध ज़्यादा है तो समय उष्मा क्या होगी, ज़्यादा मिलेगी। अगर हम लिखेंगे इसको ऐसे लिखेंगे, अगर प्रतिरोध ज़्यादा है तो मेरे भाई जो हीट होगी वो भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। क्लियर हो रही। अगर प्रतिरोध कम है तो जो हीट होगी वो भी क्या होगी, कम होगी। क्लियर हुई। ये श्रेणी क्रम में है, ये श्रेणी क्रम में कंडीशन है, ठीक। किसमें है, श्रेणी क्रम में। थोड़ा सा फार्मूले को और बढ़ाते हैं। अगर इसको H1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल R1 मान लें, इसको समीकरण फर्स्ट मान लें, इसको H2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल R2 मान लें, समीकरण क्या मान लें, सेकंड मान लें। समीकरण फर्स्ट को समीकरण सेकंड से क्या करने पर, भाग करने पर, तो मिलेगा क्या, H1/H2 = R1/R2। ये फार्मूला हमें हीट और प्रतिरोधों के बीच में मिला है। किसके बीच, हीट और प्रतिरोधों के बीच में मिला है। बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, नोट करते रहिए फटाफट, नोट कीजिए भाई फटाफट, ठीक है। ये तो हो गया श्रेणी क्रम में ऊष्मा की गणना। अब देखिए समांतर क्रम में ऊष्मा की गणना। समांतर क्रम में ऊष्मा की गणना, ठीक। समांतर क्रम में ऊष्मा की गणना देखिए, H = V²T/4.2R, ठीक। देखो अगर V² को हम क्या कर दें, कांस्टेंट कर दें मेरे भाई, और T को भी क्या कर दें, कांस्टेंट कर दें, ठीक है। और 4.2 ऑलरेडी कांस्टेंट क्या है, ऑलरेडी कांस्टेंट है, तो H इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/R, H इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/R। अगर यहाँ से प्रतिरोध का मान कम है, अगर यहाँ से प्रतिरोध का मान क्या है, कम है, तो हमारे पास जो ऊष्मा होगी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। अगर प्रतिरोध कम है मेरे भाई तो हीट क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। अगर प्रतिरोध ज़्यादा है, ठीक है, तो हीट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ये कॉन्सेप्ट है। इस फार्मूले को थोड़ा सा हम और आगे बढ़ाते हैं तो लिखेंगे 1/R1, ये समीकरण फर्स्ट, H2 इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/R2, समीकरण फर्स्ट सेकंड 2 डिवाइडेड है ना, तो लिखेंगे H1/H2 = R2/R1, ठीक। ये फार्मूला सुंदर सा मिलेगा हीट और ऊष्मा के पदों में। अगर श्रेणी क्रम में देखें तो फार्मूला मिलता है H1/H2 = R1/R2। अगर समांतर क्रम में देखें तो फार्मूला क्या मिलेगा, H1/H2 = R2/R1। डिफरेंस दोनों में है, ये समझते चलना, दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। हाँ, नोट कीजिए फटाफट, बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट ये नोट पॉइंट है। कोई नहीं बताता है आपको, सिर्फ मेरी ही क्लास में पढ़ने को मिलेगा आपको, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट हेडिंग लिखिए विद्युत सामर्थ्य, विद्युत शक्ति अथवा सामर्थ्य। विद्युत शक्ति अथवा सामर्थ्य, विद्युत शक्ति अथवा सामर्थ्य, ठीक है। क्या सामर्थ्य, ये है क्या विद्युत शक्ति अथवा सामर्थ्य। देखिए विद्युत शक्ति अथवा सामर्थ्य क्या है भाई, समझिए, नोट पॉइंट में समझिए भाई। इसे हम P से क्या कर सकते हैं, प्रदर्शित करते हैं। पहला पॉइंट, जो सामर्थ्य पावर होती है इसको क्या से, P से प्रदर्शित करते हैं। सेकंड टाइम क्या लिखते हैं, यदि किसी विद्युत यंत्र द्वारा T समय में W कार्य किया जाए, यदि किसी विद्युत यंत्र द्वारा T समय में W कार्य किया जाए, है ना, तो P = W/, हमें लगता है T होता है। P = W/ क्या मिलता है, T। ये फार्मूला मिलता है। देखिए T को हम क्या कर लें, 1 सेकंड कर दें। यदि T को हम क्या कर दें मेरे भाई, 1 सेकंड कर दें, तो P = क्या मिलेगा, W। P = क्या मिलेगा, W। परिभाषा क्या मिली, परिभाषा क्या मिली, किसी विद्युत यंत्र द्वारा एकांक समय में किए गए कार्य, तो क्या लिखेंगे, अतः
अतः किसी विद्युत यंत्र द्वारा एकांक समय में, विद्युत यंत्र द्वारा एकांक समय में किए गए कार्य, एकांक समय में किए गए कार्य, क्या लिखेंगे, किए गए कार्य को शक्ति अथवा सामर्थ्य कहते हैं। क्या कहते हैं, सामर्थ्य कहते हैं, शक्ति अथवा सामर्थ्य कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, शक्ति अथवा क्या कहते हैं, सामर्थ्य कहते हैं। ठीक, देखिए जो शक्ति होती है वो होती क्या है, हमारे पास जो पावर होती है, पावर कैसी राशि है इसका मात्रक तक समझते हैं। अगर राशि आपसे पूछ दे ये राशि कैसी है, नोट पॉइंट में लिख लेना, तो राशि कैसी है, ये अदिश राशि है। कैसी राशि है, अदिश राशि है। शक्ति कैसी राशि है, अदिश राशि है। ठीक है, हाँ मात्रक की बात करता हूँ, पहले मात्रक समझो। फार्मूला क्या है, P = W/T। ठीक, तो P क्या है, W क्या है भाई, W है जूल प्रति सेकंड। समय क्या हो जाए, जो वो हो जाएगी जूल प्रति सेकंड। दूसरा इसका एक मात्रक होता है वाट। क्या होता है, वाट, जिसे हम W से ही प्रदर्शित करते हैं, कहाँ से, वाट होता है। और इसका मात्रक होता है अर्ग सेकंड। क्या लिखेंगे, अर्ग प्रति सेकंड। ठीक, इसका एक और मात्रक लिख सकते हैं अर्ग प्रति सेकंड। और इसका एक जो बहुत पूछा जाता है अश्व शक्ति भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, अश्व शक्ति। ये दो मात्रक कहाँ में होते हैं, MKS में। किस में होते हैं, MKS में होते हैं। ये कहाँ में होता है, ये CGS में होता है। ठीक है, CGS में होता है अश्व शक्ति। इसको हम बोलते हैं हॉर्स पावर, जिसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में HP के नाम से भी जानते हैं। क्या जानते हैं, HP के फॉर्म में भी जानते हैं। और नोट पॉइंट में लिख लेना, 1 HP = 746 वाट होता है। ठीक, ये भी लिख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। 1 HP = 746 वाट होता है। ठीक, कितना होता है, 746 वाट होता है। ठीक है, हाँ नोट करते रहिए भाई, 746 वाट। ठीक, कितना होता है, 746 वाट होता है। बात समझ में आ रही। हाँ, बीमा देखो, बीमा P = W/T। देखिए W क्या होती है, mL² T-2, और T क्या है, समय, तो लिख देंगे T। ठीक, तो बीमा क्या आ जाएगी, mL² T-3, क्योंकि पावर इसकी एक प्लस में है तो ऊपर जाएगी, काहे में हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी। ठीक, फिर पावर के हम बहुत सारे फार्मूले बता रहे हैं जो आपको याद रखने होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो पहला होता है W/T। ठीक है, दूसरा होता है VQ/ क्या है, VQ/T। ठीक है, अगला फार्मूला इसका है VI। ठीक, अगला इसका फार्मूला है V²R। ठीक है, अगला इसका फार्मूला है I²R। ये पावर के ही फार्मूले हैं। ठीक, ये सब कहाँ में होंगे, जूल प्रति सेकंड में। यूनिट जो भी है आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, सभी P के सूत्र हैं, सभी क्या हैं, P के सूत्र हैं, मतलब पावर के सूत्र हैं। क्या है, पावर के ही सूत्र हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही, बात समझ में आ रही। हाँ नोट कीजिए, फटाफट नोट कीजिए। ठीक है, नोट हो गया, नोट करते रहिए, नोट करते रहिए, फटाफट नोट कीजिए। ठीक है, हो गया नोट। हाँ ठीक, नोट ज़रूर कीजिए भाई, नोट कीजिए, नोट कीजिए। वीडियो को रोक के भी नोट कर सकते हैं, कोई जल्दबाजी नहीं, आराम से नोट कीजिए। हाँ ठीक है, नोट हो गया। अगली हेडिंग लिखिए मेरे साथ, किलोवाट घंटा। क्या लिखिएगा, किलोवाट घंटा, किलोवाट
घंटा अथवा क्या बोलते हैं यूनिट भी बोलते हैं इसे, क्या बोलते हैं यूनिट, किलोवाट घंटा अथवा यूनिट, ठीक है, किलोवाट घंटा अथवा यूनिट। बात समझ में आ रही है। देखिए ये क्या है, ये विद्युत मापने का सबसे बड़ा मात्रक होता है। जो किलोवाट घंटा होता है ये क्या होता है, विद्युत मापने का सबसे बड़ा यंत्र होता है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, ये है विद्युत मापने का सबसे बड़ा मात्रक होता है। क्या होता है, विद्युत मापने का सबसे बड़ा मात्रक होता है, ठीक है। जिससे हम कहाँ नापते हैं, जिससे कारखाने, घरों अथवा जिससे कारखानों, घरों में, जिससे कारखानों अथवा घरों में विद्युत व्यय को मापी जाती है। क्या की जाती है, जो कारखानों अथवा घरों में विद्युत व्यय की जाती है उसको हम क्या करते हैं, मापते हैं, ठीक। देखिए इसे किलोवाट आवर क्या लिखते हैं, किलोवाट आवर से क्या कर सकते हैं, प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। इसे किलोवाट घंटा से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। बात समझ में आ रही, किलोवाट घंटा से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। इसे किसी पद्धति में नहीं मापते हैं, ये किसी पद्धति में नहीं, इसे किसी पद्धति में नहीं मापते हैं, ठीक है। इसे किसी पद्धति में नहीं मापते हैं। बात समझ में आ रही, इसे किसी पद्धति में नहीं मापते हैं, क्लियर। या किसी पद्धति में नहीं होता है, ठीक है, किसी पद्धति में नहीं है। अब देखिए इसके सूत्र का हम कैसे निर्माण करते हैं, ठीक है। इसके सूत्र का निर्माण कैसे करते हैं, यदि कोई विद्युत यंत्र, क्या लिखेंगे, यदि कोई विद्युत यंत्र t समय में W कार्य करे, क्या करे, W कार्य करे, तो हमें जो किलोवाट घंटा का फार्मूला मिलता है, तो W इक्वल टू क्या मिलता है, VIT। ये फार्मूला मिलता है हमें VIT, और काहे में मिलता है, जूल में। काहे में मिलता है, जूल में मिलता है। बात समझ में आ रही, काहे में मिलता है, जूल में मिलता है, ठीक है। काहे में मिलता है, जूल में मिलता है, ठीक है। काहे में मिलता है, जूल में मिलता है, ठीक है। जस्ट मिनट, ठीक है। देखिए ये काहे में है, जूल में है, ठीक। अगर हम सेकंड में देखें तो VIT ये काहे में हो जाएगा, वाट सेकंड में। काहे में हो जाएगा, वाट सेकंड में। ये इतने जो मिल रहा हमें वाट सेकंड की, वाट की बात करी, और ये क्या हमारे पास सेकंड है, ठीक। अगर हम इसे वाट घंटा में देखें, वाट काहे में देखें, वाट घंटे में बात करें, तो क्या इसको लिख सकते हैं, यदि समय काहे में हो, घंटे में। थोड़ा सा लिख लीजिए, हमारे पास यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिख दीजिए, यदि समय घंटे में हो, ठीक, तो W इक्वल टू VIT ये काहे में हो जाएगा, वाट घंटा, ठीक। काहे में हो जाएगा, वाट घंटा में हो जाएगा। काहे में हो जाएगा, वाट घंटा में हो जाएगा। बात समझ आ रही, वाट घंटा में। इसी चीज़ को अगर किलोवाट घंटा में देखना है, क्या देखना है, किलोवाट घंटा में, तो 1000 से क्या कर दो, भाग कर दो, तो VIT अपॉन में 1000 ये हो गया। इसको क्या लिखेंगे, किलोवाट घंटा। क्या लिखेंगे, किलोवाट घंटा। बात समझ में आ रही, हर बात को समझते जाना है। अभी देखो वाट घंटा में तो VIT, किलोवाट घंटा में तो 1000 से क्या कर दो, भाग कर दो। बात समझ में आ रही, ठीक, बोलो भाई, बात समझ में आ रही। अब देखो इसी को हम थोड़ा सा लिखते हैं। देखिए W इक्वल टू VI क्या हो गया, वाट, क्या हो गया, वाट। T हो गया समय यानी कि घंटा, ये काहे में है, समय है घंटे में, ठीक, इनटू में। ये क्या है, घंटा, ठीक, किलोवाट घंटा, ठीक। नीचे क्या है, 1000, नीचे क्या है, 1000। इसी को क्या बोलते हैं, यूनिट। क्या बोलते हैं, यूनिट। इसी को क्या बोलते हैं, यूनिट बोलते हैं, ठीक। क्या बोलते हैं, यूनिट बोलते हैं। अगर हमें यूनिट पूछे तो यूनिट क्या हो जाएगी, यूनिट। तो यूनिट जो होती है वो होती है वाट
क्या होती है, वाट गुणे घंटा या समय गुणे समय, जो भी आपसे दे रखा हो, घंटा समय ब्रैकेट में लिख लो घंटा, अगर घंटे में है तो घंटे में ही लिख लेंगे, बट्टे क्या हो जाएगा 1000। ये क्या मिला हमें, यूनिट की संख्या मिली। कितनी यूनिट हो जाएगी, जैसे अभी इससे हम क्वेश्चन कराएंगे, समझ में आ जाएगा कैसे इससे हम बनाते हैं। नेक्स्ट हेडिंग लिखिए, किलोवाट घंटा तथा जूल में संबंध। हेडिंग लिखिएगा किलोवाट घंटा तथा जूल में संबंध। ठीक है, देखिए किलोवाट घंटा तथा जूल में संबंध बताना है। देखिए अभी अभी हमने फार्मूला जो लिखा है 1 किलोवाट घंटा, 1 किलोवाट घंटा जो होता है वो होता है वाट गुणे समय, वाट गुणे घंटा। क्या होता है, वाट गुणे घंटा, ज़रा समझना। अच्छा, 1 वाट में कितने वाट होते हैं, 1 किलोवाट में कितने वाट होते हैं, तो 1 किलोवाट में होते हैं मेरे भाई 1000 वाट। 1 किलोवाट में कितने वाट होते हैं, 1000 वाट होते हैं। बात समझ में आ रही। अच्छा, 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं, 3600 होते हैं। कितने होते हैं, 3600 होते हैं, तो 3600 हो गया। बात समझ में आ रही। तो इसको 36 गुणे 10 की घात 3 ये और 3 2 5, 10 की घात कितना हो गया 5। तो देखिए अगर हम इसको 3.6 लिख लें, ये पॉइंट यहाँ पर लगा है, हम इधर बढ़ा रहे हैं, इधर जब बढ़ाएंगे तो पावर क्या होती है, जुड़ जाती है। तो 10 की घात कितना हो जाएगा 6, काहे में हो जाएगा, जूल में। आपसे पूछ ले 1 किलो वाट आवर इज इक्वल टू क्या होता है, तो 3.6 इंटू 10⁶ जूल होता है। क्लियर हुई बात कि नहीं। हाँ, नोट कीजिए, फटाफट नोट कीजिए। इसकी यूनिट और पूछता है तो बढ़ाते जाएंगे। अगर हमसे वाट दे रखा है तो वाट लिख लेंगे, समय दे रखा है तो समय लिख लेंगे, अगर कितने दिन चलाता है तो गुणे में हम कितने दिन भी लिख सकते हैं। ठीक है, हाँ, वो अपने आप बढ़ाते जाएंगे जो जो हमसे क्वेश्चन में दे रखा होगा। ठीक है, नोट कीजिए। एक क्वेश्चन करते हैं इससे हम, देखिए क्वेश्चन क्या हमारे पास है। क्वेश्चन लिखिएगा एक लोग, आप लोग, यदि किसी मकान में 100 वाट के 2 बल्ब, क्वेश्चन है यदि किसी मकान में 100 वाट के 2 बल्ब है ना, 2 बल्ब 100 वाट के 2 बल्ब 5 घंटे प्रतिदिन प्रयोग में आते हैं। 2 बल्ब 5 घंटे प्रतिदिन प्रयोग में आते हैं। ठीक है, प्रयोग में आते हैं। यदि 1 यूनिट बिजली का मूल्य, यदि 1 यूनिट बिजली का मूल्य 4 रुपये, बहुत सस्ता है, 4 रुपये हो तो 1 महीने का कुल खर्चा बताओ, कुल खर्चा बताओ, ये क्वेश्चन कह रहा है। ठीक है, कुल खर्चा बताओ, ये क्वेश्चन कह रहा है। देखिए फार्मूला क्या है, यूनिट बराबर, हमसे यूनिट पूछ रहा है, पहले यूनिट निकाल लेते हैं, फिर जो यूनिट निकाल के आएगी उसको हम 4 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो हमें टोटल खर्चा प्राप्त हो जाएगा। कितना है, देखिए फार्मूला क्या होता है, यूनिट बराबर होता है वाट गुणे घंटा। क्या लिखेंगे, वाट गुणे घंटा गुणे दिन। ठीक है, गुणे दिन गुणे सप्ताह, अगर हमसे पूछ रहा है सप्ताह गुणे महीना, जो भी दे रखा है उसको हम सब लिख लेंगे, और गुणे साल भी अगर कह रहा तो वो भी लिख लेंगे। नीचे क्या हो जाएगा 1000। बस इतनी बात याद रखो, जो है वो बढ़ाते जाओ, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, तो देखिए कितने वाट का बल्ब है, 100 वाट का। ठीक है, 100 वाट का 1 बल्ब जल रहा है, 2 बल्ब जल रहा है, तो 2 जल रहे हैं तो 2 से क्या करा देंगे, गुणा कराएंगे। भाई 1 जलेगा तो 100 वाट खर्चा होगी, 2 जलेंगे तो 200 वाट खर्चा होगी प्रतिदिन। ठीक है, तो 2 से इसको क्या करा दो, गुणा करा दो। कितने घंटे जल रहे हैं, 5 घंटे जल रहे हैं। ठीक है, कितने घंटे जल रहे हैं, 5 घंटे जल रहे हैं। कितने दिन जल रहे हैं, 30 दिन जल रहे हैं, प्रतिदिन जलते हैं। तो कितने, 1 महीने का खर्चा बताना है, 30 दिन बटे क्या हो जाएगा 1000। बात समझ में आ रही, बोलो बटे क्या हो जाएगा 1000 हो जाएगा। देखिए ये 2 0, ये 2 0, ये 1 0। ठीक, तो 5 3 15 दूनी 30, 30 यूनिट तो बिजली खर्चा हुई
2 महीने में, 1 महीने में 30 यूनिट बिजली खर्चा हुई, 30 यूनिट बिजली खर्चा हुई 1 महीने में, ठीक है। 30 यूनिट बिजली खर्चा हुई, क्या हुआ, कोई गड़बड़ हो गया भाई क्या? ओह सही तो है। हाँ 30 यूनिट बिजली खर्चा हुई 1 महीने में। आपसे पूछ रहा कितना खर्चा आएगा, कितने रुपए का खर्चा आएगा, तो 30 यूनिट बिजली खर्चा हुई 1 महीने में और 1 यूनिट बिजली का मूल्य कितना है, 4 रुपये। तो 30 यूनिट बिजली का मूल्य क्या हो जाएगा, 30 को 4 से गुणा करा दो, 4 × 12 120 रुपये बिल आएगा आपको 1 महीने का। बात समझ में आ रही, बात समझ में आ रही, बोलो भाई बात समझ में आ रही। हाँ नोट कीजिए फटाफट, नोट कीजिए भाई फटाफट, नोट कीजिए। नोट कीजिए भाई, नोट करो फटाफट, नोट करो। नोट कीजिए भाई। हो गया नोट? हाँ ठीक, नोट ज़रूर कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग लिखिए प्रतिरोध ताप गुणांक। प्रतिरोध ताप गुणांक, प्रतिरोध ताप गुणांक। देखिए प्रतिरोध ताप गुणांक क्या है, हमारे पास कोई चालक है, हम मान लेते हैं ये हमारे पास क्या है, थोड़ा सा समझते हैं डायग्राम से। ये चालक है, इस चालक की लंबाई क्या मान लेते हैं, L है, ठीक। इस चालक की लंबाई क्या मान लेते हैं, L मान लेते हैं। और इस चालक का जो टेम्परेचर मान लेते हैं वो ΔT प्रति डिग्री सेल्सियस में मान लेते हैं, ठीक है, प्रति डिग्री सेल्सियस मान लेते हैं, ठीक। हाँ देखिए, और इसका प्रतिरोध जो है R है, ठीक है, वो बढ़कर ΔR और +R के फॉर्म में मिलेगा हमें। जब हम इसमें क्या करेंगे, धारा प्रवाहित करेंगे, तो प्रतिरोध का मान पहले ΔR था, ΔR से बढ़कर क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। क्या हो जाएगा, R से प्रतिरोध क्या हो जाएगा, ΔR। जो चेंजिंग हो जाएगी प्रतिरोध में वो ΔR हो जाएगी। पहले इसका प्रतिरोध क्या था, R था। जब इसमें हमने धारा प्रवाहित की या V-बेल्ट की बैटरी से हमने जोड़ा, तो जो प्रतिरोध हो गया, नया प्रतिरोध जो मिलेगा डेल्टा प्लस R मिलेगा, ठीक है। तो देखिए जो होगा, इसका हम फार्मूला बनाते हैं। जो प्रतिरोध था वो ΔR, वो R के क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ रही। जो ΔR है टाइम, जो ΔR है वो, जो ΔR है वो टाइम के भी क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। टाइम बढ़कर हमारे पास क्या था, T से बढ़कर टाइम जो हो गया वो क्या हो जाएगा, ΔT हो गया, ठीक है। तो हमें एक फार्मूला मिलेगा यहाँ से। फार्मूला क्या मिलेगा, फार्मूला क्या मिलेगा भाई, जो फार्मूला मिल रहा है वो ΔR डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, क्या लिखेंगे, R इंटू में ΔT। ज़रा समझिए, यही तो फार्मूला मिला। अगर यहाँ से R का मान 1 ओम कर दें और ΔT का मान 1 सेकंड कर दें, तो हमें यहाँ से ΔR डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या मिलेगा, 1। क्या मिलेगा, 1। इसकी परिभाषा क्या होगी, परिभाषा लिख रहे हैं, एकांक, क्या लिखेंगे, एकांक प्रतिरोध वाले चालक के ताप में, एकांक प्रतिरोध वाले चालक के ताप में, क्या, ताप में एकांक वृद्धि करने पर, एकांक वृद्धि करने पर, क्या, एकांक वृद्धि करने पर, ठीक है, प्रतिरोध में होने वाली वृद्धि को
प्रतिरोध में होने वाली वृद्धि को प्रतिरोध ताप गुणांक कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिरोध ताप गुणांक कहते हैं। ठीक, थोड़ा सा देख लीजिए, समझ लीजिए, आराम से समझ लीजिए। मात्रक देखिए, हेडिंग लिखिए मात्रक। मात्रक क्या हो जाएगा इसका? मात्रक हो जाएगा प्रति केल्विन। मात्रक क्या हो जाएगा? प्रति केल्विन। ठीक है। दूसरा मात्रक हो जाएगा प्रति डिग्री सेल्सियस। क्या हो जाएगा? प्रति डिग्री सेल्सियस। ये मात्रक है, ये किसी पद्धति में नहीं होता है। ठीक है, किसी पद्धति में नहीं होता है। बीमा जो हो जाएगी, बीमा इसकी लिख लीजिएगा, बीमा थीटा की पावर -1 हो जाएगी, क्योंकि ताप को काहे में नापते हैं? थीटा में नापते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास को हम यहीं पे अपनी बंद करते हैं। नेक्स्ट क्लास हमारी जो रहेगी वो सिर्फ न्यूमेरिकल पर रहेगी। आज से हमारी क्लास थ्योरी की फिनिश हो रही। ठीक है, जो नेक्स्ट क्लास हमारी आएगी वो न्यूमेरिकल पे आएगी। कुमार मित्तल की हम न्यूमेरिकल कराएंगे एक एक। तो आप लोग इस वीडियो को थोड़ा सा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि आपके दोस्त को भी बेनिफिट मिले। तब तक के लिए थैंक यू।